नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को, मित्रों को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, काफ़ी समय से हम आप सबसे रूबरू नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कई सारी समस्याएं, कैजुअलिटी हमारे सामने आ गई, जिसके कारण हम आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे थे। तो आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेके आए हैं, जिसे हम कहते हैं समास। और समास पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आपको लिंग पढ़ाया था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो भी साथी हमारे नए हैं वो पीछे की वीडियो जो हमारे पड़े हुए हैं पहले के, वो देख सकते हैं। बाकी के जो अन्य टॉपिक हैं अब बराबर आपको कंटिन्यूसली जो है मिलते रहेंगे। तो हम चर्चा करते हैं समास पर कि समास कहते किसे हैं, क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण। संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है कि समास में किसका संक्षेपीकरण किया जाता है। शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है। शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है। ठीक, शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को, शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये कह दिया जाए कि कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो बात समझ में आई कि शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को, जिसके द्वारा हम समास में शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेपीकरण। समास में शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है, या ये कह दिए शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। या दूसरी तरह से कह सकते हैं कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि समास में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो समास में देखिए, एक होता है जिसे हम बोलते हैं समास, दूसरा होता है इसमें विग्रह। ध्यान ये देना है कि समास क्या है, तो हमने पहले आपको चर्चा किया समास क्या है। समास में समेटने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, समेटने की प्रक्रिया होती है। समेटने की प्रक्रिया होती है। और विग्रह में क्या होता है, फैलाव की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, फैलाव की प्रक्रिया होती है। फैलाव, साधारण शब्द में आप जानेंगे, फैलाव की प्रक्रिया होती है। फैलाव का मतलब क्या होता है, सामासिक विग्रह किसे कहते हैं। विग्रह का मतलब ही होता है तोड़ना,
या उसे विस्तार देना, फैलाना, या इसे कह सकते हैं आप विस्तार देना। और समास में हम संक्षेपीकरण करते हैं और विग्रह में विस्तार करते हैं। जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए कि 10 मुखों वाला, अर्थात कौन? रावण। 10 मुखों वाला अर्थात रावण। अब आप ध्यान दीजिए, 10 मुखों वाला अर्थात कौन? रावण। 10 मुखों वाला अर्थात रावण के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो आप देखते होंगे हम दशानन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? दशानन। दशानन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो दशानन सामासिक पद है उसका जो विग्रह होता है 10 मुखों वाला अर्थात रावण। जब हम इसका विग्रह करेंगे, देखिए इसको हमने समेट दिया, 10 मुखों वाला अर्थात रावण, इतने पद को हमने समेटा, क्या बना? दशानन। 10 मुखों वाला अर्थात रावण। उसके लिए हम जब समेटते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसको दशानन कहते हैं। जब हम दशानन शब्द का विग्रह करेंगे, दशानन शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 10 मुखों वाला। क्या होगा? 10 मुखों वाला, या ये कह दिया जाए कि 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके। जब अर्थात का प्रयोग करेंगे तो वो छुपा हुआ शब्द आ जाता है। अर्थात 10 मुख किसके हैं? 10 मुख रावण के हैं। तो ये जो प्रक्रिया है क्या है? विग्रह है। और ये जो प्रक्रिया है इसको हमने कई शब्दों को समेट करके एक शब्द बना दिया जो है, जिसे हम कहते हैं सामासिक पद। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सामासिक पद कहते हैं। तो समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। एक जो सामासिक पद होता है, सामासिक पद, किसी भी सामासिक पद में 2 पद होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पद। पूर्व पद, उत्तर पद, या इसे हम कहते हैं पहला पद, या इसे हम कहते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी सामासिक पद है, जैसे हम कह दिए कि दशानन, या ये कह दिया अंशुमाली, अंशुमाली, ये एक सामासिक पद है। क्या है आपका? एक सामासिक पद है। इसी को जब हम विस्तार देते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है, और ये पूरा पद समास कहलाता है। जब हम देखते हैं तो किसी भी सामासिक पद में 2 पद होते हैं। उन पदों को हम कैसे निकालेंगे? देखिए 2 पद हैं इसमें। एक पद है आपका क्या? अंशु, और दूसरा पद क्या है? माली। दूसरा पद क्या है? माली। ध्यान दीजिएगा, अंश का मतलब होता है किरण। अब बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, अभी आगे चर्चा करेंगे हम। तो 2 पद हुए हैं, एक है अंश, दूसरे है माली। 2 पद है, ठीक। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि समास के प्रकार कितने हैं। समास के प्रकार कितने हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास के प्रकार, ठीक। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ये जान लीजिए कौन कौन से समास होते हैं। नंबर 1 होता है आपका अव्ययी भाव। नंबर 2 होता है आपका तत्पुरुष
नंबर 3 आपका होता है द्विगु, और नंबर 4 आपका होता है द्वंद्व, और नंबर 5 बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, और नंबर 6 आपका होता है कर्म धारय। ठीक, तो ये 6 समास हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्म धारय। देखिए संस्कृत में जाएंगे तो आप देखेंगे जो द्विगु है और आपका जो कर्म धारय है ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही माना जाता है, लेकिन हिंदी में इसको अलग किया गया है। तो कितने प्रकार हैं समास के 6 प्रकार हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस समास के ऊपर, अव्ययीभाव समास के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? अव्ययीभाव समास के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए पहला चीज तो किताबों के अनुसार आप देखेंगे तो अव्ययीभाव मतलब जिसमें पहला पद अव्यय हो, जिसमें पहला पद अव्यय हो वो समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है, और इसका पहला पद प्रधान होता है। लेकिन हम लोग किताब के अनुसार नहीं चलेंगे, व्यवहारिक रूप से अपने नियम के अनुसार चलेंगे। जैसा कि इसका पहला नियम क्या है कि अव्ययीभाव समास का पहला पद उपसर्ग क्या होता है? पहला पद उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। ध्यान दीजिएगा, अव्ययीभाव समास का पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है, और पहला पद प्रधान होता है। इसका पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम चलेंगे ये देखेंगे कि कौन कौन से पद ऐसे हैं जो उपसर्ग युक्त होते हैं। ध्यान दीजिए, तो अव्ययीभाव समास में कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इस नियम के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें आपका आता है, जैसे कह दिया जाए कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, और प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण। ध्यान दीजिएगा, यथाशक्ति, यथाशक्ति, और भरपेट, और भरपेट, भरमार, या इसे कहिए यथार्थ, यथार्थ, प्रत्येक। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो इनमें उपसर्ग मिलेगा। जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए गए सब में क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। प्रति, यथा ये अव्यय है, क्या है? अव्यय है, ये उपसर्ग नहीं है। भर आपका उपसर्ग है, यथा ये भी देखिए आपका अव्यय है, और प्रति। ठीक, इतने उपसर्ग आपको इसमें से देखिए। एक और इसमें देख लीजिए, जैसे 19, ठीक, ये भी उन क्या है? आपका उन उपसर्ग है। तो एक पहचान ये हो गई कि सबके प्रारंभ में पहला पद जो होता है उपसर्ग होता है। ठीक, सब में देखिए उपसर्ग या अव्यय होता है, और इसका विग्रह करेंगे। प्रतिदिन का क्या होगा? एक एक दिन। क्या होगा? एक एक दिन। प्रतिक्षण का क्या होगा? एक एक क्षण, एक एक क्षण। फिर ध्यान दीजिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। फिर भरपेट, पेट
भर कर, पेट भर कर। यथार्थ, तो यथार्थ का विग्रह क्या होगा? अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। प्रत्येक का क्या होगा? प्रत्येक का प्रति, प्रत्येक का प्रति नहीं बल्कि होगा एक, एक। प्रत्येक का विग्रह होगा एक, एक। ठीक। 19 का, 19 का विग्रह होगा 20 से, क्या होगा? 20 से एक, 20 से एक कम, 20 से एक कम। अब चर्चा करते हैं अव्ययभाव समास के दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या होगा? जहां पर दोहराव वाले पद आए, जहां पर दोहराव या पुनरुक्ति, दोहराव या पुनरुक्ति वाले पद आए, वाले पद आए, वहां पर क्या होगा? वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन ध्यान देना, दोनों पद समान होंगे, दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद समान होंगे। ध्यान ये आपको देना है कि दोनों पद जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। ठीक। अब हम चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से पद हैं जो दोहराव वाले होंगे। जैसे कह दिया जाए, नंबर 1 दिन दिन, दिन दिन। या दूसरा कह दिया रातों रात। क्या कह दिया? रातों रात। या कह दिया जाए ठसा ठस। ठीक। यह कह दिया जाए बारंबार, बारंबार। या फिर आपको कह दिया जाए कि रोज रोज, रोज रोज। क्या है? रोज रोज। या कह दिया जाए घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी। ध्यान दीजिएगा। अब आप देख रहे हैं सब में पदों का दोहराव हो रहा है। कुछ नहीं करना आपको, बस पकड़ लीजिए कि समान पद यदि हैं, क्या है? समान पद। यदि दोनों पद समान है, ठीक, झगड़ा लड़ाई से संबंधित नहीं है। एक चीज और जान लीजिए कि झगड़ा लड़ाई से संबंधित ना हो, झगड़ा लड़ाई से संबंधित ना हो। ध्यान आपको यह देना है कि झगड़ा लड़ाई संबंधित ना हो। जहां पर दोहराव वाले पद आएंगे, झगड़ा लड़ाई संबंधित होंगे, वहां पर क्या होगा? वहां पर जो होगा आपका बहुब्रीहि समास। जैसे केसा केसी, जैसे केसा केसी, मतलब बाल पकड़कर क्या करना? बाल पकड़कर झगड़ना, जो है एक दूसरे का बाल पकड़कर झगड़ना, वो क्या है? झगड़ा लड़ाई संबंधित पद होगा। तो अगर कहीं केसा केसी आ गया, या लाठा लाठी आ गया, ठीक, या मारा मारी आ गया, तो ऐसे पद होंगे आपके बहुब्रीहि समास। क्या होंगे? बहुब्रीहि समास। ध्यान ये देना है कि जो पद हो वो समान हो और झगड़ा लड़ाई संबंधित ना हो, तो ऐसे पद क्या होंगे? अव्ययी भाव समास होंगे। ठीक। अब इसका हम विग्रह अगर करेंगे तो क्या होगा? विग्रह करिए। जब भी विग्रह करेंगे तो यही आएगा, क्या? दिन दिन। या ये कह दिया जाए, फिर दूसरे का आप देख लीजिए, रातों रात का क्या होगा? रात रात। या ठसा ठस का कह दिया जाए, ठसा ठस का क्या होगा? ठस ठस। कहते हैं ठूस ठूस के भरा गया है, मतलब कोई चीज जो है ठूस ठूस के भर दी गई, उसको बोलते हैं ठसा ठस, कि बस जो है ठसा ठस भरी है।
तो ठस ठस का मतलब क्या हुआ, ठूस ठूस गए वरना। बार बार, बारंबार, देखिए ध्यान दीजिएगा, बारंबार लिखा ना, तो बारंबार का क्या होगा, बारंबार का होगा बार 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 बार। जिस तरह से आप देख रहे हैं हम नियमों के अनुसार आपको बता रहे हैं, अगर इस पर आप पकड़ लेंगे तो जो भी परीक्षाएं आगामी समय में होने वाली हैं उनमें समाज से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। फिर देखिए रोज रोज का क्या होगा, इसका विग्रह भी होगा, क्या होगा, रोज रोज। मतलब ऐसे नियम है कि आपको विग्रह करने की जरूरत नहीं है, सीधे नियम आप पढ़िए और उसके बाद जो एग्जाम्पल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा बेभाव समास कैसे पहचाने हम। फिर इसके बाद देखिए घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का क्या होगा, जैसे विग्रह है वैसे इसका भी हो जाएगा, घड़ी घड़ी, ठीक, घड़ी घड़ी। ध्यान ही देना है कि पद क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, पद क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर पद समान नहीं है, ठीक, जैसे अभी आपसे कह दिया जाए कि माता पिता, देखिए पद समान नहीं है, ये हो जाएंगे द्वंद्व। केसा केसी पद समान है लेकिन झगड़ा वाले संबंधित है, इसलिए ये अव्ययभाव ना होके बहुब्री होंगे। फिर इसी में घट घट कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, घट 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 घट, तो क्या होगा, जब इसका विग्रह आप करेंगे तो वही होगा, क्या, घट घट का मतलब क्या होता है, घाट घाट, क्या होगा, घाट घाट, ठीक। घड़ी घड़ी आपको बताया ही हमने, घड़ी घड़ी, ठीक। पल पल, पल पल, या कह दिया जाए घर घर, या कह दिया जाए हाथों हाथ, क्या कह दिया जाए, हाथों 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 हाथ, ध्यान दीजिएगा, हाथों हाथ। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हाथ हाथ से, क्या होगा, हाथ हाथ से, हाथ हाथ से, ठीक। देखिए अव्ययभाव में एक और नियम है जिसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तीसरा नियम इसका है कि जहां पर एक पद सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो, क्या हो, एक पद सार्थक हो और दूसरा निरर्थक हो, वहां भी क्या होंगे, अव्ययभाव समास होंगे, ठीक। तो जहां पर इसका तीसरा नियम है कि जहां पर एक पद सार्थक हो, जहां पर एक पद सार्थक और दूसरा क्या हो, निरर्थक हो, तो वहां क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए पानी वानी, चाय वाय, दाना वाना, ठीक। फिर कलम वलम, रोटी ओटी। तो इस तरह के पद जहां पर आ जाए, एक पद सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो, तो ऐसे पद क्या होंगे, ऐसे पद जो है अव्ययभाव समास होंगे। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको विग्रह करने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना आप जानिए, एक पद सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो तो ऐसे पद जो है अव्ययभाव समास होंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल इस पर आएंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक। तो फिलहाल आज हम आपसे इजाजत चाहते हैं, शुभ रात्रि। कल नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आएंगे, तत्पुरुष समास लेके। तत्पुरुष समास द्विगु द्वंद्व अभी ये बचे हुए हैं, तो अगले जो टॉपिक होगा तत्पुरुष समास वो कल हम आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, शुभ रात्रि, नमस्कार।